शुरुआत करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट से। हाल ही में कैबिनेट ने भारत में परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए लगभग 7,300 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लगता है ना? ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक मूव है। जरूरी क्यों? क्योंकि चीन का इस क्षेत्र में दबदबा ऐसा है कि दुनिया की 90% प्रोसेसिंग 90%? हाँ, और 70% प्रोडक्शन उसी के हाथ में है, जबकि उसके पास दुनिया के भंडार सिर्फ 30% है। अच्छा। और चीन ने हाल में कुछ एक्सपोर्ट पर बैन भी लगाया है। हाँ, और उसका सीधा असर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी जैसे उद्योगों पर पड़ा है। जैसा कि एक एक्सपर्ट प्रणय कोठास्थाने ने कहा भी है, ईवी निर्माता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास दुनिया के 8% रेयर अर्थ भंडार हैं। हाँ, जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु की मोनेजाइट रेत में मिलते हैं। फिर भी हम ग्लोबल प्रोडक्शन का 1% भी नहीं बनाते। इतना बड़ा गैप क्यों? यही वो गैप है जिसे पाटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी नियम और नियंत्रण वो एक बाधा है। और भारत में अभी भी रिफाइनिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लोगों की कमी है। तो मतलब हमारे पास जमीन के नीचे खजाना तो है, लेकिन उसे निकालने और इस्तेमाल करने का सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है। बिल्कुल। ये इम्प्लीमेंटेशन गैप वाली बात मुझे लगता है आगे भी सुनने को मिलेगी। वैसे इसमें कोई अच्छी खबर भी है? हाँ, एक अच्छी बात यह है कि भारत की मोनाजाइट रेत में नियोडिमियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हाई पावर मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इन कीमती तत्वों को रिसाइकल करना भी एक बहुत बड़ा एक प्रमिसर क्षेत्र बन रहा है। चलिए, अब जमीन और खनिजों से हटकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो प्रकृति का ही इस्तेमाल करती है। मैंने बायो रेमेडिएशन के बारे में पढ़ा। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा टेक्निकल है पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। बायो रेमेडिएशन मतलब बायोलॉजी के जरिए किसी चीज को ठीक करना। आसान भाषा में कहें तो क्या हम एक तरह की माइक्रोस्कोपिक क्लीन अप क्रू छोड़ रहे हैं? मतलब बैक्टीरिया और फंगस जो जाकर सारे प्रदूषण को खा जाएं? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। यही इसका सार है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस और पौधों जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल तेल, कीटनाशकों और प्लास्टिक जैसे खतरनाक प्रदूषकों को साफ करने के लिए किया जाता है। और ये होता कैसे है? ये दो तरह से होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब है प्रॉब्लम जहां है, इलाज वहीं पर करो। जैसे किसी झील में गंदगी है तो वहीं पर क्लीनिंग बैक्टीरिया डाल दिए। अच्छा, ऑन साइट ट्रीटमेंट। हाँ, और एक्स सिटू में आप उस गंदे पानी या मिट्टी को निकालकर एक लैब या ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं और वहां उसे साफ करते हैं, मतलब ऑफ साइट। और आजकल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मिक्रोब्स भी आ गए हैं ना? बिल्कुल, वो उन जिद्दी केमिकल्स को भी तोड़ सकते हैं जिन्हें कुदरती बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाते। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। भारत के लिए ये कितनी जरूरी हो सकती है? हमारी गंगा और यमुना जैसी नदियां तो औद्योगिक कचरे से भरी पड़ी हैं। बहुत ज्यादा जरूरी। बायो रेमेडिएशन पारंपरिक तरीकों के मुकाबले सस्ता, टिकाऊ और बड़े स्केल पर लागू किया जा सकने वाला विकल्प है। और भारत की विशाल बायोडाइवर्सिटी इसमें हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर हम इसका हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या यहाँ भी कोई इम्प्लीमेंटेशन गैप है? बिल्कुल। भारत में CSIR, नीरी और IITs जैसे संस्थान इस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अच्छा। इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे हर जगह के हिसाब से खास जानकारी की कमी और मानकों का न होना। और साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों को खुले पर्यावरण में छोड़ने से जुड़े जोखिमों पर भी बहुत सावधानी से नजर रखनी होगी। फिर वही बात आ जाती है, आइडिया बेहतरीन है पर उसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने अगले विषय पर आते हैं। 2027 की जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक काम होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हम शहरी भारत को समझते कैसे हैं? और यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या छिपी है। भारत की शहरी यानी अर्बन की परिभाषा बहुत संकीर्ण है। हमारे पास सिर्फ दो कैटेगरी हैं, शहरी और ग्रामीण। मतलब या तो शहर है या गांव, बीच का कुछ नहीं। हाँ, ये उन पेरी अर्बन इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है जो शहरों के ठीक बाहर होते हैं। इसका असर क्या पड़ता है? असर बहुत बड़ा है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी बताती है कि 2010 में भारत की 55% से ज्यादा आबादी ऐसे इलाकों में रहती थी जहां शहरी सुविधाएं और घनत्व था।
55%। हाँ, लेकिन 2011 की जनगणना में शहरी आबादी सिर्फ 31% दर्ज हुई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब सरकारी आंकड़ों में जो भारत शहरी है, असलियत उससे कहीं ज्यादा शहरी है। बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। संयुक्त राष्ट्र दिल्ली और उसके आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद को एक ही विशाल शहरी समूह के रूप में देखता है। एक सिंगल मेगा सिटी की तरह। हाँ, लेकिन हमारी जनगणना इन सबको अलग-अलग गिनती है। इससे हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये कितना बड़ा और एक दूसरे से जुड़ा हुआ इलाका है। हम एक तरह से एक पुरानी और गलत मैप के आधार पर अपने शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर परिभाषा ही गलत है तो प्लानिंग तो गलत होगी ही। इसका समाधान क्या है? समाधान एक भूस्थानिक यानी जियो स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो सकता है। एक ऐसा डिजिटल पोर्टल जो सैटेलाइट इमेजरी और डेटा का इस्तेमाल करके नक्शों पर दिखाए कि शहर असल में कहाँ तक फैल रहे हैं। और किन इलाकों में सड़क, पानी, स्कूल जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी है। बिल्कुल, डेटा की प्राइवेसी बनाए रखते हुए ऐसा किया जा सकता है, जैसा मेक्सिको और ब्रिटेन में किया भी गया है। और ये सिर्फ मैप्स और डेटा की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी और सेहत पर पड़ता है। मैंने स्रोतों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा पढ़ा। क्या ये सच है कि शहरी भारत में हृदय रोग ग्रामीण भारत की तुलना में लगभग दुगुना है? हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। शहर का लंबा सफर, प्रदूषित हवा, हरे भरे पार्कों की कमी और रोज का तनाव, ये असली साइलेंट किलर हैं। और समस्या ये है कि हमारे शहर टुकड़ों में विकसित होते हैं। हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं भी वहीं ज्यादा होती हैं जहां अमीर लोग रहते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग अच्छी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो इस समस्या का हल क्या है? हमारे सूत्रों में हृदय स्वस्थ शहरी नियोजन का जिक्र है। इसमें 5 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। बिल्कुल, ये स्तंभ एक तरह से एक आदर्श शहर का ब्लूप्रिंट है। पहला है पैदल चलने की सुविधा, यानी सुरक्षित फुटपाथ और साइकिल लेन। ठीक है। दूसरा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पार्क, पेड़ और शहरी जंगल जो हवा को साफ करें। तीसरा, मिक्स्ड लैंड यूज, जहां घर, दफ्तर और दुकानें पास-पास हों ताकि लंबी यात्रा ना करनी पड़े। चौथा, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पांचवा, स्वस्थ भोजन प्रणाली, यानी स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देना। ये सुनने में तो एक परफेक्ट शहर जैसा लगता है, लेकिन मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में इसे लागू करना, क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये सभी उपाय मिलकर उन अदृश्य खतरों से लड़ते हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं: प्रदूषण, तनाव और घंटों तक एक जगह बैठे रहने वाली जीवन शैली। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, एक अच्छी योजना और उसके जमीनी कार्यान्वयन का। चलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR पर भारत की नई राष्ट्रीय कार्य योजना को देखते हैं। ये भी एक अदृश्य खतरा है। AMR एक वन हेल्थ चुनौती है, क्योंकि ये इंसानों, जानवरों और पर्यावरण तीनों को एक साथ प्रभावित करती है। मतलब ये वो स्थिति है जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाता है। और भारत की नई योजना NAPMR 2.0 वो पिछली योजना से बेहतर है? हाँ, बेहतर है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, इनोवेशन और बेहतर निगरानी पर जोर दिया गया है। तो प्लान तो अच्छा है, फिर इसमें कमी क्या बताई गई है? इसमें एक बहुत बड़ी निर्णायक कमी है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन रैप। बिल्कुल। ये योजना राज्यों को ये तो बताती है कि क्या करना है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाती कि वे कैसे करेंगे। स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, ये सब राज्यों के विषय हैं, है ना? हाँ। इस योजना में टीबी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरह कोई औपचारिक केंद्र राज्य मंच या राज्यों को काम करने के लिए कोई अलग से वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। हाँ, तो मतलब केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी गाइड बुक तो बना दी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि राज्यों से पढ़ेंगे या उस पर अमल करेंगे। वही बात फिर से आ गई। बिल्कुल। और यही पॉलिसी की चुनौती हमें बड़ी आर्थिक तस्वीर से जोड़ती है। सतर्क आशावाद या कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात क्यों हो रही है? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला तो एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये ग्रोथ मुख्य रूप से बैंकिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से आ रही है। मतलब स्क्रीन पर तो 8.2% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आम आदमी की जेब में या गांव के बाजार में वो रौनक नहीं है। क्या हम इसी डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रोजगार देने वाले क्षेत्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कृषि और खासकर ग्रामीण खपत अभी भी कमजोर है। ये एक तरफा विकास है। इकोनॉमी का एक हिस्सा बहुत तेजी से भाग रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी भी संघर्ष कर रहा है। अब भारत से निकलकर ग्लोबल लेवल पर देखते हैं।
अत्यधिक गरीबी के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में पिछले कुछ दशकों में शानदार प्रगति हुई है। 1990 के बाद से 1.5 अरब लोग गरीबी से बाहर निकले। ये तो मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बिल्कुल। और ये प्रगति इसलिए संभव हुई क्योंकि उस समय दुनिया के ज्यादातर गरीब लोग चीन, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में रहते थे, जिन्होंने बाद में तेजी से आर्थिक विकास किया। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज दुनिया के ज्यादातर सबसे गरीब लोग उन देशों में फंसे हुए हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं दशकों से स्थिर हैं, खासकर उप-सहारा अफ्रीका में। इसका कोई उदाहरण? मेडागास्कर। वहां प्रति व्यक्ति जीडीपी आज भी 1950 के स्तर पर है। 50 के स्तर पर? ओह, तो भविष्य के अनुमान क्या कहते हैं? स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है कि ये प्रगति अब रुकने वाली है। सिर्फ रुकने वाली नहीं, अनुमान यह है कि अत्यधिक गरीबी के खिलाफ प्रगति लगभग रुक जाएगी और 2030 के बाद अत्यधिक गरीबों की संख्या दुनिया में फिर से बढ़ने लगेगी। एक मिनट, मतलब जो प्रोग्रेस हमने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है वो अब उल्टा चलने लगेगा? ये तो एक डरावना ख्याल है। हाँ, ये बहुत गंभीर चेतावनी है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मौजूदा ट्रेंड्स पर आधारित एक प्रोजेक्शन है। गरीबी का भौगोलिक केंद्र अब एशिया से अफ्रीका शिफ्ट हो गया है। तो अगर दुनिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में विकास नहीं होता है तो करोड़ों लोग अत्यधिक गरीबी में ही जीते रहेंगे। हाँ, ये पूरी बातचीत को हम गरीबी कैसे खत्म करें से बदलकर हम इसे और बदतर होने से कैसे रोकें पर ले आता है। तो हमने भारत की तकनीकी समाधानों से लेकर शहरी चुनौतियों, नीतिगत कमियों, एक तरफा आर्थिक विकास और अब वैश्विक गरीबी के इस गंभीर मोड़ तक की बात की। इन सब का क्या मतलब निकलता है? इन सभी कहानियों में एक साझा सूत्र है, एक कॉमन थ्रेड, और वो है कार्यान्वयन की चुनौती। ये सुनिश्चित करने की चुनौती के विकास समावेशी और टिकाऊ हो। प्लानर असलियत के बीच का फासला। बिल्कुल। चाहे वो किसी राज्य द्वारा AMR योजना को लागू करना हो, किसी शहर द्वारा अपनी सेहत के लिए योजना बनाना हो, या दुनिया द्वारा सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने में मदद करना हो, हर जगह चुनौती एक ही है: अच्छे इरादों को जमीनी हकीकत में बदलना। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक अंतिम विचार। हमारे स्रोतों में वेनेजुएला पर मंडरा रहे युद्ध के बादलों का भी जिक्र है। ये इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? हाँ, ये आज की ग्लोबल पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। वो लेख अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की बात करता है और दखलंदाजी के बजाय बातचीत की वकालत करता है। और ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा सवाल देता है। बिल्कुल, कि एक ऐसी दुनिया में जो गरीबी, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, हम अपनी कितनी ऊर्जा और संसाधन जियोपॉलिटिकल संघर्षों पे खर्च कर देते हैं। क्या आज की सुलझी हुई दुनिया में टकराव के बजाय मिलकर काम करना और संवाद करना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? न सिर्फ देशों के बीच, बल्कि देशों के भीतर भी, जैसे हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ताकि जो अच्छे प्लान बन रहे हैं वो सिर्फ कागज पे न रह जाएं।